मुझे घर जाने दे नवाब जी। अम्मा अब्बा परेशान हो रहे होंगे। उससे फासला बनाकर बैठती वो जब से आई थी एक ही राग अलाप रही थी, जबकि सादाम खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। अच्छा, इधर करीब आकर ये बात करेगा तो समझ आएगा, ऐसा दूर दूर से हमें सुनाई नहीं देता। उसने उंगली के इशारे से उसे पास आने को कहा, जबकि जरिश अपनी जगह से बिना हिले उसे देखती गई। उसकी आंखें भीगने लगी और टप टप आंसू बहने लगे। पता है क्या ढोला, तुम्हारा ये रोना धोना हम पर क्या असर करेगा? तुम जानता है हम बड़ा बेहिस बंदा है, मगर तुम्हारा इश्क में हम उल्लू का पट्टा है। तुम सामने आ जाए तो नजर इधर उधर जाता ही नहीं। और एक तुम है, मिलन के दिनों को ऐसे गुजार रहा है जैसे हम तुम्हें चुप जाएगा। वो हंसा तो जरिश उसके पास आई। जी नवाब जी, बीवी है तुम हमारा, अब हम तुम पर, तुम्हारा वजूद पर सिर्फ सादाम खान का हक है। सिर्फ तुम सादाम खान की दस्तरस में रहेगा हमेशा। वो उसका हाथ पकड़ता उसे अपने नज़दीक सोफे पर बिठा गया। जरिश उसकी शाल से उठती कलून की खुशबू से खुद को बेबस महसूस करने लगी, जबकि सादाम ने आंखें बंद करके सर सोफे पर टिका दिया। अपने मरे हुए घोड़े को देखकर वली लाजमी तिल मिलाएगा, वो जानता था। तभी उसने गांव पर पहरा सख्त कर लिया था, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो लाजमी वो भी अपने साइकोपन का सबूत देगा। और जाना का ख्याल भी हर पल उसके साथ था, मगर सिर्फ एक वक्त का इंतज़ार था, जिस दिन वो खुद उससे राब्ता करके ये चाहेगी कि वो उसके पास आना चाहती है। तब वली तो क्या, कोई भी उसे नहीं रोक सकता था। मगर वो ये बात कभी नहीं भूल सकता था कि उसकी बहन गैर मर्द के कमरे में होने के बावजूद उसे लाइल्म रखती है, और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से ये बात पता चलती है। नवाब जी, अचानक वो अपनी सोचों से निकला। हुक्म जी, वो लाड से बोला। जरिश को यही मौका मुनासिब लगा। आप मुझे गांव छोड़ आए ना, अम्मा अब्बा के पास। एक बात पूछूं? वो मैं कह रही थी कि आप कहते थे ना कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। फिर वो रुकी तो हलक में आंसू से फंसे। एक तो तुम औरत का दिमाग भी अजब होता है। खुश होता है तो रोता है, दर्द होता है तो ज़्यादा रोता है, बिछड़ता है तो रो रो कर बुरा हाल करता है, मिलता है तो अलग रोता है, मतलब दुनिया को कंफ्यूज करता है। जाहिल सा साईं, भला तुम्हारा कैसे रहता? शादी तो अब भी हम खानदान में बाबा साईं की पसंद का करेगा। नवाब जी, वो चीखी, जबकि सादाम का कहकहा बुलंद हुआ। यारे मन मजाक करता है। देखो लड़की, तुम्हारा उन हवेली वालों से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा जिंदगी का सबसे अच्छा बात है ये। तो बाबा साईं को तुम्हारे लिए पटाना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं। अगर तुम्हारा हवेली से ताल्लुक होता और कोई फिल्मी सीन बनता तो लाजमी हम तो गया था काम से। वो हंसा। मतलब? जरीश ने दिल में शुक्र अदा किया और पूरी बात जानना चाही, जिस पर सादाम ने झुककर मायनी खेजी से उस पर निगाहें डाली और बाहर चला गया। तुमने उस लड़की के बारे में क्या सोचा? शहाब ने सवाल किया। तुम ऐसे तड़पता है जैसे न जाने तुम उसका भाई है। जानबूझकर पंगा लेता वो इनायत के हाथ पर हाथ मारकर हंसा था। हो गया तुम दोनों का? शहाब संजीदा दिखाई दे रहा था। ये हम देख रहा है कि जब से वो लड़की हवेली आए तुम कुछ ज़्यादा नहीं सेंसिटिव हो गया? खैर, सोचना क्या है, हवेली में जितना मुलाजिम वो कम है। हाँ, उसका शोर उसको तलाक देगा तो ये इनायत किस खेत का मूली है, इससे ब्याह देगा हम? उसने शाने उचकाए और सिगार जैसे शहाब के दिल पर सुलगाई, जो अपनी कैफियत खुद समझने से कासिर था। इनायत से? वो हैरान हुआ। हाँ तो, सादाम ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा ये शरीफ इनायत दुश्मनों की हवेली में बुलबुल फंसाए बैठा है। शहाब ने भी शोशा छोड़ा, जबकि इनायत को अचानक अच्छू लग गया। पता है, बिना पिए वो खांसने लगा। सादाम संजीदगी से आईब्राउ चढ़ाए उसको देखने लगा। नहीं खान, वो कुछ कहता कि सादाम ने हाथ उठाया। एक बात हमेशा याद रखना इनायत बादशाह, वहाँ का लड़कियों को भी इज्जत का निगाह से देखेगा, और मुर्तज़ा से किसी लड़की का ताल्लुक निकला तो तुम्हारा अगला सांस नहीं निकलने देगा। वो संजीदगी से अपनी बात उसे समझा गया। जी खान, उसने कहा तो सादाम ने दोबारा शहाब की तरफ देखा। कुछ नहीं होता, महबूब अलग होता है, बीवी अलग होता है, हमको मसला नहीं। वो दोबारा शहाब को चिढ़ाते हुए बोला। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पहले वो अपनी उम्र से दुगने आदमी के जुल्म सहती रही, फिर तुम उसे सोतन का दुख दोगे? वो जज्बाती सा हुआ।
इनायत बादशाह, तुम इंसाफ से रखेगा दोनों को, समझा? वो हुक्मिया बोला तो इनायत ने फौरन सर हिलाया, जबकि शहाब गुस्सा दबाता अपनी जगह से उठा और वहां से निकलता चला गया। सादाम का कहकहा बरजस्ता था। हवेली मत पहुंच जाना शहाब बाऊ, वो कहका लगाता उसे मजीद सुलगा गया। हादी काफी दिनों बाद हवेली आया तो सादाम से छुपता फिर रहा था। अगर वो नोटिस कर लेता तो उसकी क्लास पक्की थी। तभी वो लाउंज जल्दी से अबूर करता अंदर जाने लगा। उसकी नजर नूर पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा। उस वक्त वहां कोई नहीं था, और होता भी कैसे। फजल खान अपनी नई बीवी के पास थे, जबकि उसकी माँ इधर उधर फिलहाल नजर नहीं आ रही थी, और आ भी जाती तो उसे कौन सा फर्क पड़ता था। दर हकीकत फर्क तो सादाम से पड़ता था जो डेरे पर था। उसे खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, मगर आज वो हर कीमत पर उस छटांग भर की लड़की से उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था जो उसने हादी फजल खान के मुंह पर मारा था। और वो पहली लड़की थी। इससे पहले किसी की जुर्रत ही कब हुई थी। वो किचन में दाखिल हुआ तो नज़र नूर पर थी, जो कटिंग बोर्ड पर कुछ काट रही थी। जबकि दूसरे की मौजूदगी को महसूस करके निगाह उस पर उठी तो वहीं ठहर गया। सफ़ेद चांदनी सी रंगत में ज़ख्मों के निशान उसे मज़ीद हसीन बना चुके थे। शायद वो हादी को ऐसी लगी। उसके लंबे कमर तक नीचे जाते बाल और गोरी कुछ कुछ जख्मी कलाइयों को देखकर वो जैसे ठहर चुका था। वो पारसा नहीं था, और ना ही ऐसा था कि उसने कभी हुस्न ना देखा हो। उसके साथ खड़ी लड़की भी बेपनाह हसीन थी, मगर उन डरी सहमी आंखों की अदा को हादी देखता रह गया। आपको कुछ चाहिए? नूर उसके बेला को घूरने पर गुस्सा करते बोली, तो हादी ने जैसे उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरा, जबकि बेला उंगलियां मरोड़ रही थी। शुमाइला भी वहीं आ गई और हादी को सकते में और बेला को कंफ्यूज देखकर वो खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। कौन हो तुम? हादी ने इर्द गिर्द से बेगाना बेला से मुखातिब होकर कहा, जबकि बेला अटकी हुई सांसों से उसे देखती जवाब तलाशने लगी। नौकरानी है। नूर अजीब कैफियत का शिकार होती पट से बोली। हादी ने उसकी तरफ बोला, मेड? वो फिर लफ्ज़ों को दोहराने लगा। नहीं हाजी साईं, यहाँ के मुलाजमा नहीं है, कुछ अरसा रहने आई है बस। शुमाइला बहन के झूठ पर हैरान हुई और उसे हकीकत बता गई। मगर है तो मुलाजिम ही ना, और वैसे भी सादाम साईं ने यही कहा है ना कि ये मुलाजमा है यहाँ की। नूर तिल मिलाकर बोली। पहले ही उसे सख्त खौफ होती थी हादी से, और अब उसकी नज़रों का टिकाव। वो चिढ़ सी रही थी, न जाने क्यों। नहीं। हादी ज़रा सा घूमा। गेस्ट हैं तो गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अब मुझे किसी काम में मुलविस ना दिखेंगे। वो शुमाइला को वार्न करता खुद ही अपनी कैफियत पर हैरान हुआ। वहां से आखिरी निगाह बेला पर डालकर चला गया, जबकि नूर ने बेला की तरफ देखा। इतना गंदा और घटिया इंसान है ये। गई अब तुम काम से। नूर ने उसे मजीद खौफजदा किया। बेला की आंखें भीग गईं। जानती हो, जबरदस्ती करने की कोशिश की थी इसने मेरे साथ। मैंने तो थप्पड़ खींच के मारा, वो बोली तो बेला हैरान सी उसे देखने लगी। शुमाइला बहन का ये रवैया समझ नहीं सकी, और ना ही उसने ये पहले बात उसे बताई थी। बाद में पूछने का सोचकर वो बेला की तरफ बढ़ी। चलो बेला, अब आराम कर लो, हादी साईं ने कहा है कि तुम गेस्ट हो। शुमाइला नरमी से मुस्कुराई, जबकि बेला की मुस्कुराहट तो गायब हो गई थी। नहीं, वो मुझे नहीं जाना, उसने साफ इनकार किया। अरे, वो हंसी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ देर बातें कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें गेस्ट रूम में छोड़ दूंगी, उसने कहा तो बेला खामोश हो गई। अरे तुम्हें नहीं मालूम, इसने शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही किया था, नूर मध्यम आवाज में बोली। हकीकत में उसे बेला से जेलसी महसूस हो रही थी। उसे तो वो शख्स मेड कहकर 2 टके की कर गया था, जबकि उस दूसरी पर कैसे एक नज़र में फिदा हुआ, जबकि उसके मुंह पर जख्मों के कितने निशान भी थे। और अब शुमाइला से एहतियात बरतते हुए वो बोली, मैं अपने घर चली जाती हूँ। बेला घबराकर मायूसी से बोली, हाँ भाई, ये हवेली वालों का भी कोई किरदार होता है भला। तुम्हारा शोहर ही बेहतर है, अब भला उससे बचकर यहाँ इज्जत गंवा बैठो। कोई अच्छा सौदा किया तुमने। वो बोली तो बेला खामोश हो गई, जबकि नूर पुरसकून। बेला की शक्ल बता रही थी कि वो यहाँ से जल्द फरार हो जाएगी। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि इंटरकॉम बजा, तो शुमाइला ने कॉल रिसीव की। जी हादी साईं, वो बोली। जी अच्छा, बेहतर। उसने कान से फ़ोन हटाकर बंद किया। बेला, हादी साईं के लिए मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, तुम ले जाओ, वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती हुई बोली, जबकि बेला के रंग उड़ गए थे। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों जाऊँ मैं भला? वो फ़ौरन नफ़ी करने लगी, जबकि शुमाइला अपना काम जारी रखते हुए मुस्कुराती रही। तुम ऐसा करो कि ये सब्जियां काट लो, मैं दे आती हूँ, नूर हाथ झाड़ती हुई बोली तो बेला फ़ौरन मान गई, और शुमाइला के मना करने के बावजूद वो खुद कॉफ़ी लेकर हादी के कमरे के बाहर खड़ी थी।
आज से पहले इस किस्म का कुछ हुआ नहीं था। मगर हादी को बेला की तरफ देखता पाकर वो जलन के एहसास में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसने दरवाज़ा बजाकर अंदर कदम रखा तो हादी, जो बेला को एक बार फिर देखने का मुंतज़िर था, नूर को देखकर उसके माथे पर बल से पड़े। उसने ड्रेसिंग पर से ब्रश उठाकर बाल बनाए और पलटा। मैंने जिसको बुलाया था वो क्यों नहीं आई? उसने सवाल किया और मोबाइल निकाला। हादी साईं, क्या नौकरानी पर भी पसंद रखते हैं आप? बड़ी बात है। उसने तंज किया तो हादी ने उसे बाहर निकल जाने का इशारा किया, जबकि नूर अपनी बेइज्जती पर बल खाती बाहर निकल गई। सादाम, शहाब और आज हादी ने भी उन्हें ज्वाइन किया, जबकि इनायत भी खड़ा था। वो सब बातें कर रहे थे कि अचानक तर गोलियों की आवाज़ वो भी सादाम के डेरे पर आई। वो अपनी बंदूक निकालता बाहर निकलता कि वली पूरी शान से अंदर दाखिल हुआ। सादाम का खून खौल उठा। तू यहाँ क्यों आया है? वो धाड़ा और गन उस पर तान ली, जबकि इनायत और हादी समेत शहाब ने सादाम को रोका। इससे कहो कि निकले यहाँ से, वरना हमारा हाथों से कत्ल हो जाएगा इसका। वो चिल्लाया। कहाँ है ज़रिश? वली ने गुस्से से पूछा, जबकि सादाम बेकाबू होने लगा उस शख्स को। वो अपने सामने बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। तुम नाम कैसे ले रहा है उसका, और किस हक से ले रहा है उसका नाम? वो गुस्से से चीखा। मेरी मर्जी। इस बात पर वो धक्का देता वली पर झपटा और खींच खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ बरसा दिए, और कुछ ही देर में वो दोनों गुत्थम गुत्था थे। शहाब और हादी ने उसे उसके ऊपर से हटाया, जिसका दिमाग फिर चुका था, मगर वली के चेहरे पर उसके तशद्दुद के कई निशान थे। हम कहता है तुम यहाँ से निकल जाए तो तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा है, वरना। वो रुका। वली अपनी जगह से उठा। ज़रिश मेरे साथ जाएगी, भले तू कुछ भी कर ले। ज़रिश मेरे साथ जाएगी, तू भले कुछ भी कर ले। वो अपने सर से निकलता खून साफ करते बोला। तेरा मसला क्या है? सादाम तैश खाकर बोला। बहन है वो मेरी। वली चिंगाड़ा। मेरी बहन? और तेरे हवाले कर दूं उसे मैं? ये तेरी सोच है। मैं मर कर भी तुझे नहीं दूंगा उसे, समझा? चौधरी मुर्तज़ा की औलाद है वो, चौधरियों का खून। वो गुस्से में सब बताता चला गया, जिससे वो खुद को रोक कर आया था कि वो सादाम को ऐसी कोई बात नहीं बताएगा। मगर शदीद तैश में उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर वहाँ खड़े ना सिर्फ सादाम बल्कि इनायत और शहाब पर भी जैसे बॉम्ब गिरा था। बकवास कर रहा है। वो जल्द ही खुद को संभालता धाड़ा, जबकि वली ने कान धरे बिना सादिक को उसकी तलाश में निकाल दिया। हालांकि सिर्फ उसके एक हुक्म पर यहाँ खड़े वली का कचूमर बना दिया जाता, मगर उस वक्त सादाम के कदमों की लड़खड़ाहट और वली के कदमों की मजबूती उस बात की दलील थी कि वो बात वही है जो वो कह रहा था। तुम नहीं ले जा सकते उन्हें यहाँ से। इनायत हैरान परेशान सी ज़रिश की खौफजदा शक्ल देखता बोला, और सादिक को उसे दूर किया। बड़े कोई ढीठ किस्म के लोग हो तुम। वली गोया चीखा था। तू यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना तेरा कुछ नहीं बचेगा, और घर जाकर अपने मुंह पर लगे इन निशानों को गौर से देख। शहाब भी गुस्से से बोला तो वली खूनख्वार नज़रों से उसे देखने लगा। लड़की कहीं नहीं जाएगी, वो दो टोक बोला, जबकि वली ने सादाम की तरफ देखा, जो इस सारे मामले को समझना चाह रहा था और जो उसे समझ आ रहा था। तो उसने कभी सोच में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जबकि ज़रिश हवन्नक सी खड़ी थी, सादाम एक तरफ और दूसरी तरफ वली। वो नहीं जानती थी कि मामला क्या है, मगर खौफ से थर थर कांप रही थी। ले जा, वो बोला। लहजा मजबूत था। निगाहें फेर ली उसने। ज़रिश हैरानगी से उसकी पुश्त देख रही थी, जो उससे ऐसे मुंह मोड़े खड़ा था, गोया जानता ही ना हो। वो ये सब नहीं समझ सकी थी। ज़रिश हैरानगी से उसकी पुश्त देख रही थी, जो उससे ऐसे मुंह मोड़े खड़ा था, गोया जानता ही ना हो। वो ये सब समझ नहीं सकी थी, मगर वली के माथे के बल देखकर वो सहम गई। आज सादाम को तकलीफ देने की उसे भी खुशी नहीं थी। वो खुद हैरतों और तज़बज़ब का शिकार था। ज़रिश उसकी बहन थी। ये बात उसे पता चली थी कि उसके माँ बाप के यहाँ औलाद हुई थी उसके बाद, मगर वो मर गई थी। उसके बाप ने ये क्या किया था? अपनी ही औलाद को खुद से दूर फेंक दिया। ज़रिश को ले जाते हुए आज उसके दिल में किसी बहन नाम के लफ्ज़ की इज्जत, उसका एहतराम और सादाम का अपनी बहन पर जान छिड़कने का मकसद सामने आया। और ख़ुद भी परेशानियों में घिरा वो उसे लेकर निकल गया, मगर दिल में एक खूनागू सुकून था कि वो अपनी कोई भी कमज़ोरी उसके दाम से निकाल लाया था। वली उसे लिए हवेली में दाखिल हुआ तो ज़रिश वहीं रुक गई। छोटे चौधरी, मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी माँ अब्बा के पास जाना है, ज़रिश नम आंखों से नफ़ी करते बोली। तो वली ने उसकी तरफ देखा। अंदर चलो, वो गुस्से से बोला। नहीं छोटे चौधरी। वो रोने लगी, जबकि वली ने उसका हाथ थामा और उसे लिए अंदर दाखिल हुआ। तो वहाँ बैठे लाउंज में लोगों ने हैरत से ये मंजर देखा, जबकि जाना भी एक पल को देखकर अंदर दोबारा किचन में घुस गई। मुझे नहीं रहना यहाँ, ज़रिश की हिम्मत जवाब दे गई, जिसके बाइस वो चिल्लाई थी।
तो वली का हाथ उठा मगर उसके मुंह तक ना जा सका और वहीं रुक गया। शादी कर ली है ना उस हरामजादे से तुमने, वो आंखें निकालता बोला, जबकि जरिश रोती हुई इस बात में सर हिला गई। अरे ओ वली, इस मनहूस को क्यों लेकर आया है तू, और क्यों सवाल जवाब कर रहा है? सबके मुंह का सवाल दादी ने किया तो वली अपनी पेशानी की तनी रगों को दबाता रह गया। उसने इर्द गिर्द देखा तो किचन के दरवाजे पर खड़ी जाना पर नजर पड़ी। जाने दो मुझे, उसने बुलंद आवाज में कहा तो जाना दोबारा किचन में गड़ाप से गायब हुई और वली दादी के तख्त पर बैठ गया। आखिर आपकी औलाद ने कितना ड्रामा फैलाया हुआ है। और वो तंजिया बोला तो दादी ने उसकी जानिब देखा, जबकि बाकी सब उसको हैरत से देख रहे थे। इससे पहले उसने कभी दादी से इस तरह बात नहीं की थी। अरे क्या मतलब है तेरा? वो जरा खिफत ज़दा हुई। उसने जवाब नहीं दिया और तब तक सादिक भी जरिश के माँ बाप को ले आया। वली खामोश हो गया, जबकि उनको बोलने की इजाज़त दी तो वो सब बताते चले गए, जिसे सुनकर सब रफ्ता रफ्ता हैरतों का शिकार हो रहे थे। क्या बके जा रही है बदजात? दादी आपे से बाहर होती उठी और उनको मारने के लिए लपकी कि वली उन्हें रोक गया। जबकि रुकैया बेगम को वो दिन याद आ गया जब चौधरी मुर्तज़ा ने उन्हें इत्तला दी थी कि उनकी बेटी मर चुकी है, मगर वो तो ठीक थी, जिंदा थी। वो कितना चीखी थी मगर किसी ने नहीं सुना। और आज उनका दिल फटने को था। उनकी बेटी यहीं उसी लाउंज में कितना पिटी थी और उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना जाना को सीने से लगा लिया था, जबकि आज अपने सामने अपने वजूद के टुकड़े को देखकर उनका दिल फट रहा था। इस हकीकत को वली का कबूल करना मुश्किल हो गया था। कुजा ये कि वो इतने हल्के दिल की मालिक। वो आगे बढ़ी। दादी चीख रही थी कि ये औरत झूठ बोल रही है, मगर वहाँ मौजूद सब लोग उस औरत की बात पर ईमान ले आए, क्योंकि सिकंदर ने वली के दबाव डालने पर यह राज फाश कर दिया था। जरिश आंखें फाड़े सब देख रही थी। रुकैया बेगम उसके नज़दीक हुई और उसे सीने में भींच कर बुरी तरह रो दी। मेरी मेरी बच्ची, उनकी सिसकियां गूंजने लगी। सब अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। शौक की सी हालत थी। फुफ्फो जो कल ही यहाँ पहुंची थी, दुपट्टा मुंह में दबाई ये सब तमाशा देख रही थी, जबकि फरहाद और नमल भी। दूसरी तरफ जिस पर यह इंकशाफ हुआ था वो पत्थर की हो चुकी थी। उसकी हकीकी माँ उसके सीने से लगी रो रही थी, मगर उसके वजूद में जरा भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारा ताल्लुक चौधरियों से होता तो फिर तो हम गया था काम से। कल के अल्फाज सादाम के उसके कानों में गूंजे। उसके अम्मा अब्बा जा रहे थे। उसको उसके घर में देखकर खुशी हुई, मगर अफसोस कि वो इतनी हैसियत नहीं रखते थे कि वो अब उसको सीने से भी लगा सकते। वो अब उनकी बेगम साहिबा थी, क्योंकि सब जान गए थे। वो दोनों वहाँ से निकलते, जरिश की निगाह उन पर उठी और वो रुकैया बेगम को खुद से दूर करती उनकी तरफ दौड़ी। मैं आपकी बेटी हूँ, वो लरजते वजूद से बोली। ना वो अपने माँ बाप को छोड़ सकती थी, और ना ही सादाम को छोड़ सकती थी। उसने उससे पुश्त फेर ली थी। उसका दिल गोया खिंचने लगा। अब्बा ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा तुम्हारा घर यही है। अब्बा नहीं। वो रोई, मगर वो नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से निकलते चले गए, जबकि जरिश के दिल पर आज पहाड़ टूटा। जरिश को कमरे में पहुँचा दो और जिसने सवाल करना हो ना मुझसे करे, उसने सख्ती से कहा और अपने कमरे में आ गया। जाना को चाय बिल्कुल नहीं बनानी आती थी, उसे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि पत्ती, पानी, दूध चाय में अलग अलग तैर रहे थे। वो बमुश्किल चाय का घूंट भरकर उठा। उसके जाते ही जाना भी अंदर कमरे में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि दादी अपने गुस्से का उसे निशाना बनाए। वो कमरे में आई तो वली आज थका थका सा लग रहा था। काफ़ी फूहड़ हो तुम, वली ने तंज किया तो जाना उसको आंखें पटपटा कर देखने लगी। ये कंबल रात का यहीं पड़ा है। चाय तुम्हें बनानी नहीं आती, कमरा तुम साफ नहीं रख सकती, कोई अकल वकल है भी तुम में? वो जरा तपा तो जाना अपने लब चबाने लगी। वो आहिस्तगी से उसके नजदीक हुआ। एक बार फिर तुम्हारे भाई के दिल पर सांप लुटवा दिए हैं जाना बीबी। वो तंजिया मुस्कुराया। आप जलते हैं लाला से, वो उससे दूर होती सुर्ख आंखों से बोली, जबकि वली ने हैरत से देखा। क्या बकवास है ये? वो उसका हाथ पकड़कर मुंह घुमा गया। जी हाँ, आप जानबूझकर उन्हें तंग करते हैं और मुझे यहाँ झूठे हैं आप। चटाक, उसके गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके औसान खता कर गया। साली मेरे सामने जुबान चला रही है। वो धाड़ा। छोड़े मुझे, जाना बेबसी से चीखी, जबकि वली का तो आज जैसे दिमाग ही काबू से बाहर हो गया था। उसने जाना को बिना देखे सोचे समझे खींच खींच कर कई थप्पड़ मारे, जिससे वो बेदम हुई। मैंने तुम्हें रोका था ना कि तुम उस नीच आदमी का नाम नहीं लोगी मेरे सामने, और तुम कहती हो कि मैं जलता हूँ उससे, उस मनहूस से जिसके पास है ही क्या। वो चिल्लाया, जबकि उसके बाद जाना के मुंह से एक लफ्ज ना निकला। तू इस काबिल ही नहीं है कि तुझे इज्जत दी जाए।
ڈیرے کی حالت بری ہو چکی تھی۔ صادام سر تھامے بیٹھا تھا۔ آگ کی طرح یہ بات پھیلی تھی کہ فضل خان کو بھی علم ہو گیا کہ صادام پر کیا گزری ہے۔ تبھی وہ اس سے خفا ایک لفظ بھی نہ بولے۔ صادام کی اپنی حالت بولنے لائق ہی کب رہی تھی؟ شراب کے نشے میں وہ دھت پڑا تھا۔ شہاب اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے کسی سے اگلا لفظ نہیں کہا۔ عجیب ماحول ہو چکا تھا۔ اب نہ جانے زخمی شیر کس طرح کا وار کرتا۔